माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 9th। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे चुनु मुनुस। तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ 15 मिनट वाला वन शॉट, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों का 15 मिनट के अंदर मैं रिवाइज कराने वाली हूँ, ताकि आप लोग लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए बिल्कुल हैसल फ्री प्रिपरेशन कर सको अपनी। चलो तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से, यानी कि आपका बहुत ही प्यारा पसंदीदा सेल वाला चैप्टर से। तो सबसे पहले देखो सेल में कितनी सारी चीजें हैं। मैंने पूरा का पूरा माइंड मैप प्रिपेयर कर दिया, क्योंकि 15 मिनट के अंदर अगर हम लोगों को पूरा चैप्टर रिवाइज करना है तो एक माइंड मैप से अच्छा कोई तरीका ही नहीं हो सकता है कि हम पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सके। चलो तो सबसे पहले जो सेल वाला चैप्टर है ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है ये हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले टाइप ऑफ सेल। कोई भी सेल कितने टाइप का हो सकता है? सेल दो बेसिक टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराना, बहुत ही एंशियंट टाइप का जो सेल होता है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जिसमें न्यूक्लियस या फिर क्रोमोसोम्स के जगह पर न्यूक्लियोइड पाया जाता है, और ये यूजुअली बैक्टीरियाज में पोजेस करते हैं, यानी कि बैक्टीरियाज प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल होते हैं। फिर दूसरा टाइप होता है यूकैरियोटिक सेल। यू का मतलब होता है ट्रू, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा, उसे यूकैरियोटिक सेल बोला जाता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है कि एक ऐसा न्यूक्लियस जो कवर्ड हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हो और उसके अंदर एक और डेंस रेगुलर बॉडी प्रेजेंट हो, जिसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, जो कंटेन करता है बहुत सारे क्रोमेटिन थ्रेड्स या फिर क्रोमेटिन नेटवर्क को। और क्रोमेटिन का काम क्या होता है? टू कंटेन जेनेटिक और हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, दैट यू नो वेरी वेल, राइट। चलो तो ये हो गया टाइप ऑफ सेल्स। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ना अलग अलग टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल। एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो बने हुए होते हैं सिंगल सेल से, उनको हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, जैसे कि बैक्टीरियाज है, प्रोटोजोअन्स है, प्लाज्मोडियम्स है। और एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी हुई होती है। अब जैसे हम है ना, हम एनिमल की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो हम एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टाइप ऑफ सेल के बारे में। फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं सेल थ्योरी और उसकी डिस्कवरीज के बारे में। तो सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था? सेल को देखा था ल्यूवन हुक ने। सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया था सेल को एक कॉर्क की स्लाइस में विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, लेकिन उन्होंने उसका कोई नाम वगैरह नहीं दिया था, उन्होंने बस ऑब्जर्व किया था कि ऐसा कोई कंपार्टमेंट जैसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। उसके बाद रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डिस्कवरी की थी एक सेल की, उन्होंने ऑब्जर्व भी किया और उन्होंने उसका नाम भी दिया। उसके बाद आ जाता है रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। एंड देन श्लिडन एंड श्वान और वर्शो का सेल थ्योरी तो आप लोगों को पता ही है। श्लिडन एंड श्वान जो कि जूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट थे, उन्होंने दिया था सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के दो पोस्टुलेट्स थे। उन्होंने ये कहा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना, वो सब सेल के बने हुए होते हैं। ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। और उन्होंने फिर दूसरे पोस्टुलेट में ये बोला दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये दो पोस्टुलेट्स थे जो श्लिडन एंड श्वान ने दिए। उसके बाद ना रॉबर्ट वर्शो ने क्या किया, उसको एक मॉडिफिकेशन दी, इस सेल थ्योरी को एक मॉडिफिकेशन दी। उन्होंने कहा कि ये सब तो ठीक है, बट तुम्हें पता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि जितने भी सेल्स है ना, वो सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनकर आए हैं, यानी कि सारे के सारे सेल्स फिर से सेल डिवीजन करते हैं और फिर बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाते हैं। तो ये उनका मॉडिफिकेशन था सेल थ्योरी में।
सारा सेल थ्योरी एंड डिस्कवरी डिस्कस हो गया। एनिमल सेल अगली स्लाइड में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और प्लांट सेल भी हम लोग अगली स्लाइड में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और कुछ बचता है इसके पहले? सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सारी चीजें हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब एनिमल सेल और प्लांट सेल देख लेंगे। चलो देख ही लेते हैं भैया। एनिमल सेल, सबसे पहले एनिमल सेल देखो और प्लांट सेल को भी देखो। दोनों में आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि ये जो प्लांट सेल है ना, इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है, इसके चारों तरफ जो बाउंड्री है, वो बहुत ही एक रेगुलर शेप में है। लेकिन एनिमल सेल में ऐसा कोई रेगुलर शेप नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक इरेगुलर मास है एक सेल का और चारों तरफ से किसी चीज से वो ढका हुआ है। तो बच्चों, बेसिक डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में, वो ये है कि एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कवर करती है एक सेल को चारों तरफ से। लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी सेल वॉल पाई जाती है बच्चों, जो बनी हुई होती है सेलुलोज से और उसका काम होता है प्लांट के सेल को फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और एक पर्टिकुलर शेप देना सेल को। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एनिमल सेल में और कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में ना बहुत ज्यादा डेंसली लाइक कॉइल्ड क्रोमेटिन थ्रेड्स पाए जाते हैं जो कंटेन करता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को, ताकि सेल डिवीजन के टाइम पर वही क्रोमोसोम कंडेंस हो जाए और विजिबल हो और उनकी स्प्लिटिंग हो और दो डॉटर सेल्स में इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ जाए। वो आप लोग पढ़ोगे हेरिडिटी, अगले साल पढ़ोगे, ठीक है, अभी यहीं तक रहने दो। इसके बाद आ जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कवर करता है न्यूक्लियस को चारों तरफ से। फिर हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना, एरोबिक रेस्पिरेशन कराना। एरोबिक रेस्पिरेशन जब होती है माइटोकॉन्ड्रिया में तो एटीपी का जनरेशन होता है और इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं। वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही जिगजैग फॉर्म का ये स्ट्रक्चर है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके सरफेस में लिपिड पाया जाता है, लिपिड जो कि बहुत ही ज्यादा स्लिपरी सा फ्लूइड होता है एंड लाइक फैट का कॉम्पोजिशन। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, बीड्स, हल्के हल्के बीड्स पाए जाते हैं राइबोसोम के। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड। इसके बाद अब हम लोग आ जाएंगे गोल्जी एपरेटस में, जो भी सारी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी पैकेजिंग, उसका मॉडिफिकेशन और उसका सिक्रीशन गोल्जी एपरेटस करता है। यानी कि प्रोटीन बना या लिपिड बना या फैट बने, कोई भी प्रोडक्ट बना, उन सब का पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन गोल्जी एपरेटस कराएगा। फिर हम बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। अब लाइसोसोम बहुत ही प्यारा सा सेल ऑर्गेनल है, लेकिन थोड़ा सा बुद्धू सा सेल ऑर्गेनल भी है। बुद्धू भी नहीं बोलेंगे, एक्चुअल में सबसे इंटेलिजेंट सेल ऑर्गेनल यही होता है। इंटेलिजेंट भी क्या ही बोलना है, हर एक सेल ऑर्गेनल का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है सेल के अंदर जो कि उस सेल को एक सही तरीके से फंक्शन करवाती है।
तो लाइसोसोम में बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। जब भी ऐसा होता है कि सेल इज अंडर अटैक ऑफ एनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी तरह से सेल जो है कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में आ गया है, ये लाइसोसोम्स बर्स्ट कर जाते हैं और इनके अंदर जितना भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है ये पूरी सेल में फैल जाता है और सेल की लाइसिस करा देता है, बेसिकली सेल को डाई करा देता है, सेल मर जाता है। यानी कि ये बेचारा जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद कर देता है, उसी सेल को मार देता है अंडर सर्टेन कंडीशन। मान लो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमला कर दिया है, ये सेल जो है खराब हो गया है, इन्फेक्टेड हो गया है, तो इन्फेक्शन आगे दूसरे सेल्स में ना फैले इसलिए लाइसोसोम्स इसको पहले ही खत्म कर देता है ताकि इन्फेक्शन वहीं का वहीं रुक जाए। ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है। अदरवाइज बहुत सारे और भी इसके फंक्शंस है। जैसे मान लो अगर कोई भी सेल ऑर्गेनेल है वो डेड हो चुका है, क्योंकि हर एक चीज की लाइफ स्पैन होती है, हर एक चीज कभी ना कभी डाई करता ही करता है। तो मान लो कोई भी सेल ऑर्गेनेल डेड हो चुका है तो उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसका डाइजेशन भी लाइसोसोम कर देगा और एक हाइजीन मेंटेन करके रखेगा सेल के अंदर। तो ये काम हो गया लाइसोसोम का। फिर हम बात करते हैं वैक्यूल के बारे में। तो वैक्यूल ना फूड का स्टोरेज या फिर छोटे मोटे प्रोडक्ट्स का स्टोरेज का काम करते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत ही छोटा माइन्यूट सा पाया जाता है, किसी किसी में नहीं भी पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में यू कैन सी दिस, इसका सेंट्रल वैक्यूल कितना बड़ा देखा जाता है, बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट। तो ये भी एक बेसिक डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में वैक्यूल का। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हो गया, वैक्यूल हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम इज यूज्ड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ऑफ अ सेल। एक सेल का जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तब आता है सेंट्रोसोम काम में। और फिर सेल मेम्ब्रेन तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। सेल मेम्ब्रेन बनी किस चीज से होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म वो फ्लूइड होता है सेल के अंदर जिसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स स्विम कर रहे होते हैं या फिर सस्पेंडेड होते हैं। तो सारी चीजें क्लियर हो गई एनिमल सेल में। बच्चों प्लांट सेल में भी ना वही सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। देखो गोल्जी वेसिकल उसमें भी है, राइबोसोम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि साइटो यानी सेल, स्केलेटन, स्केलेटन जो कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो वही है ये सारे ऑर्गेनेल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, फिलामेंट्स, ये सारे सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। फिर आ जाता है सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा, एनिमल में नहीं पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड की कैटेगरी में आ जाता है। प्लास्टिड ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो कंटेन करते हैं कुछ पिगमेंट्स को, और पिगमेंट का काम कहाँ पर होता है? फोटोसिंथेसिस में होता है, ये आप लोगों को पहले से ही पता है। तो क्लोरोप्लास्ट है सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल का काम है बेसिकली पूरे सेल में ना टर्जिडिटी प्रोवाइड करना, एकदम ही मतलब इंटैक्ट रखना सेल को, और प्लस इसके अंदर बहुत सारा फूड मटेरियल स्टोर्ड रहता है। प्लस प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा दो प्लांट सेल्स के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक होता है, एक चैनल होता है। गोल्जी एपरेटस हो गया, पेरोक्सिसोम, सेल वॉल, सारी चीजें। सेल वॉल जो मैंने आपको बताया कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा और प्लांट सेल में पाया जाएगा। तो सेल वॉल एक बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर है, एक वॉल की तरह है प्लांट सेल के चारों तरफ, जो कि प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। तो ये डिस्कस कर लिया हम लोगों ने दोनों प्लांट और एनिमल सेल को। ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, सारी चीजें हो गई। तो आई होप ये पूरा का पूरा चैप्टर अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस माइंड मैप के जरिए अगर
आपको थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लगा 15 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज करके, तो प्लीज इस सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में बताओ कि कहीं पर कोई डाउट रह गया क्या। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन पे। टेक केयर एंड बाय बाय।